हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास हम रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट तो ख़त्म हो चुका है रेसिडेंशियल स्टेटस का, चैप्टर 2 में। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का रेस्ट जो भी बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक है जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का। अब यहाँ पर मैं जो भी पिछले क्लास में पढ़ाई हूँ उसको थोड़ा रिविज़न कर लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, सो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने देखा था कि जो सेक्शन 5 टू सेक्शन 9 है ना, हमारा है रेसिडेंशियल स्टेटस का। ओके, सॉरी फॉर द लेट, आज की क्लास थोड़ी लेट अपलोड हुई रेसिडेंशियल स्टेटस का। ओके, अब हम एक एक करके सारे सेक्शन देखते हैं, सेक्शन में क्या है। ओके, जैसे कि सेक्शन 5 टू सेक्शन 9 जो है रेसिडेंशियल स्टेटस की है। टोटल इनकम ऑफ आरसीसी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन आरसीसी। ये लाइन आपको याद रखना है। टोटल इनकम एक आरसीसी को अगर हम निकालना है तो उसको हमारे देखना है कि हमको क्या देखना है, रेसिडेंशियल टोटल इनकम ऑफ आरसीसी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन आरसीसी। टोटल इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आरसीसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, टोटल इनकम ऑफ एन आरसीसी is based on residential status of an assessee. Residential status of an assessee. टोटल इनकम जो है वो एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एनआर है उस केस में अलग निकालना होगा हमको टैक्स। ओके, तो अब हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक अब हम देखते हैं क्या क्या है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 में। ये है हमारा सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 दो बातें बोलता है, जैसे कि एक बात बोलता है स्कोप क्या है टोटल इनकम की और मीनिंग क्या है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, मतलब दो बातें बोलता है, एक तो स्कोप बोलता है, दूसरा मीनिंग बताता है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बोलता है सेक्शन 6। ओके, जो सेक्शन 7 है ये बोलता है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। किस किस डीम टू बी मतलब कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिनको हम मानो या ना मानो हमको मानना ही पड़ेगा, ये इनकम हमने इंडिया में कमाई है या रिसीव की है। ओके, ये सेक्शन 7 बोलता है। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 जो है नॉट रिलेवेंट है, अब अभी के लिए नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 9 जो है वो बोलता है इनकम डीम टू बी एक्रूज अराइज इन इंडिया। ये था डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब मानो या ना मानो आपको इंडिया में ही रिसीव किया हुआ इनकम मानी जाएगी। ओके, सेक्शन 7 ये बोलता है। सेक्शन 9 जो बोलता है वो ये बोलता है कि आप मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा, ये इनकम हम आपने इंडिया में कमाई है, तो ये बोलता है सेक्शन 9। ओके, दूसरी बार मैं रिपीट कर लेती हूँ। जैसे सेक्शन 5 जो बोलता है वो बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 क्या बोलता है, आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा क्लास करते टाइम। सेक्शन 6 बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 बोलता है इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। सेक्शन 8 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 9 इनकम डीम टू बी एक्रूज अराइज इन इंडिया। ओके, दोबारा मैं रिपीट कर लेती हूँ। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 8 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 9 इनकम डीम टू बी एक्रूज अराइज इन इंडिया। ओके, ये है हमारा सब सेक्शन जो है रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर का पूरा सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। अब हम देखते हैं कि एक एक करके सारे सेक्शन के अंदर जाएंगे, फिर हम एक एक करके अभी हम सेक्शन 5 देखेंगे, फिर हम सेक्शन 6, 7, देन सेक्शन 9 देखेंगे। सेक्शन 8 अभी के लिए नॉट रिलेवेंट है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे रूल्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या क्या रूल्स ऐसे हैं जो कंसिडर करेंगे हम अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे। ओके, जैसे कि पहला जो है पॉइंट वाइज में लिखवाती चलूंगी, आपको भी लिखना है। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस is determined for each category of person में क्या आएगा ये तो आपको पता है सेपरेटली।
हर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जो कैलकुलेट होगा वो सेपरेटली कैलकुलेट होगा। ओके, फिर देयर आर set of rules for determining there is set of rules for determining the residential status of an individual and separate rules for company etc. ये है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, अगर हम किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या फैक्टर है जो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, वो हर एक पर्सन की अलग अलग कैलकुलेट होगा। ओके, जैसे कि आपके घर में बहुत सारे पर्सन होंगे जो टैक्स दे रहे होंगे, उस केस में इंडिविजुअल करके हर एक का इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। वैसे ही there are set of rules for determining the residential status of an individual and separate rules for company। मतलब कंपनी केस में अलग तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे और बाकी जो रहेगा क्या, इंडिविजुअल के केस में भी अलग करके निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। अलग अलग करके सारा का सारा हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा। ओके, एक जैसे कंपनी का अलग निकलेगा, पर्सन में जो है उन पर्सन का हम सारा का सारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे वो इंडिविजुअल करके निकालेंगे। ओके, जैसे कि इंडिविजुअल का अलग निकलेगा, कंपनी का अलग निकलेगा। ये है रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला पॉइंट। वी हैव टू कैलकुलेट इन सिंपल लाइन, वी हैव टू कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ईच पर्सन इंडिविजुअल। ओके, तो अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। आप चाहे तो मेरे साथ नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जो निकालेंगे हम प्रीवियस ईयर के निकालेंगे। ओके, ऐसा कैसे? क्योंकि हम जो इनकम कमाते हैं वो हम प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम जो निकालेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही निकालेंगे, क्योंकि हमको प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर हमको टैक्स देना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का निकलेगा। जैसे कि बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन the total income of a assessee मतलब हम अगर प्रीवियस ईयर के ऊपर इनकम निकालेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी हम प्रीवियस ईयर का ही निकालेंगे। ओके, टोटल इनकम जो हम निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर का देखकर निकालते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इनकम कमाने वाला साल, एंड असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, टैक्स देने वाला साल। मतलब प्रीवियस ईयर का हम टोटल इनकम, जितना इनकम हम कमाए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी पर ही हम टैक्स देते हैं ना। तो अभी हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो निकालेंगे वो प्रीवियस ईयर का ही निकालेंगे, क्योंकि इनकम जो है टोटल इनकम वो प्रीवियस ईयर का है। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन होता है वो प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन होता है। बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम जो प्रीवियस ईयर निकालते हैं, टोटल इनकम जो निकालते हैं, जो टोटल इनकम हम निकालते हैं वो भी हम प्रीवियस ईयर के निकालते हैं। अभी हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है?
पॉइंट नंबर 3 जो बोलता है वो क्या बोलता है, ए पर्सन मे बी रेसिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री इन द सेम प्रीवियस ईयर। एक प्रीवियस ईयर में एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट बन सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, A person may be resident for more than one country for any previous year if Mr. X, for example, Mr. X is a person who is a resident of India. Okay, resident बन गया वो इंडिया में for previous year 21-22. It does not mean that he cannot be resident in other country. मतलब इसका मतलब ये है, अगर एक पर्सन है, ओके, मतलब इसका सिंपल लाइन ये है कि एक पर्सन एक ही प्रीवियस ईयर में मोर देन वन कंट्री का भी रेसिडेंट बन सकता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मिस्टर एक्स है जो पर्सन है, एक पर्सन है जो इंडिया का रेसिडेंट बन चुका है, अब वो 21-22 में रेसिडेंट बन चुका है। अब वो इट डज नॉट मीन दैट ही कैन नॉट बी रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो अगर इंडिया में एक बार ही रेसिडेंट बन गया तो दूसरी कंट्री में वो रेसिडेंट नहीं बन सकता है सेम प्रीवियस ईयर में। ऐसा नहीं है, वो सेम प्रीवियस ईयर में भी अलग कंट्री का भी, मोर देन वन कंट्री का भी वो बन सकता है रेसिडेंट। ओके, ये बोलता है पॉइंट नंबर 3। ओके, पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, आप चाहे तो मेरे साथ लिख लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों जो है ना वो अलग अलग कंसेप्ट है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाए, ऐसा नहीं है। कोई फॉरेनर भी हो सकता है, अगर वो फॉरेनर मतलब एनआर है, फॉरेन का सिटीजन है, वो भी चाहे तो इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो। अभी वो इंडिया में जो सिटीजन बनेगा, मैंने तो आपको पढ़ाया है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजन कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिसको हम सिटीजन की कैटेगरी किए थे ना, तो वो वाला था। सिटीजन का अलग कंसेप्ट था, रेसिडेंस का भी अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसको सेम मत लेके चलना। एक ही पर्सन है जो कि वो क्या है, इंडिया का सिटीजन है मगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है, मैं आपको कंडीशन जब बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा रेसिडेंस बोथ आर सेपरेट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बोथ आर सेपरेट, ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है दोनों अलग होता है, बोथ आर सेपरेट। ओके, रेसिडेंट होना इसका मतलब नहीं है कि आप रेसिडेंट हो। अगर हम इसका मतलब आप अगर इंडिया में सिटीजन हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप इंडिया में रेसिडेंट बन गए। अगर आप फॉरेन सिटीजन भी है, आप चाहे तो इंडिया में रेसिडेंट बन सकते हैं अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो। वो बेसिक कंडीशन भी है, एडिशनल कंडीशंस भी है, कितने दिन अगर हम इंडिया में रहेंगे तो हमको रेसिडेंट माना जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब हम पॉइंट नंबर 4 देख चुके हैं। अब हम पॉइंट नंबर 5 में चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, अगर कुछ भी इनकम हमने आउटसाइड इनकम मतलब आउटसाइड इंडिया से कमाया है, अगर कुछ भी इनकम हमने आउटसाइड इंडिया से कमाया है, लेटर रेमिटेड टू इंडिया, ओके, बाद में उसको ट्रांसफर किए हैं, इंडिया में ट्रांसफर किया हुआ है, तो इस इनकम को हम मानेंगे कि हम आउटसाइड इंडिया में कमाए हैं। इनकम टू बी डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये इनकम हम, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं होता। आरओआर के हर केस में सारे का सारा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है। ये इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में ये है, अगर किसी पर्सन ने आउटसाइड इंडिया में कोई इनकम कमाई, उसको वो लेटर रेमिटेड कर दिया इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा, इंडिया में लेटर रेमिटेड किया तो हमें मान के चलेंगे कि वो बाहर ही इनकम कमाया और वो बाहर ही टैक्स देगा। ओके, ऐसे हम मान के चलेंगे। ये बोलता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, इफ an income is received outside India, जो है ना, हमारा तो यहाँ पर आरओआर के हाथ में सारे का सारा इनकम टैक्सेबल होता है। अगर इस केस में हुआ तो इस केस में कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसीलिए कैसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि
ये जो लेटर रेमिटेड हो गया है ना इंडिया को, लेटर रेमिटेड हुआ है, मतलब इनकम कहाँ से वो कमाया है, फॉरेन में लेटर उसको रेमिटेड किया है, तो उस केस में तीनों के हाथ में, मतलब आर ओ आर के हाथ में हो, आर एन ओ आर के हाथ में हो या एन आर के हाथ में हो, तीनों के हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होगा। और एक भी है पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट, ये भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, इफ एन इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ओके, एंड देन sent or remitted, latter remitted to India, then it shall be determined that income should be received आउटसाइड इंडिया। मतलब लेटर अगर रेमिटेड हुआ तो वो क्या होगा, तीनों के हाथ में, किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक ही है, दूसरा है पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट, वो भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। आर के हाथ में सारे ग्लोबल इनकम टैक्सेस होता है, ये दोनों को छोड़कर, जैसे कि ऑन टैक्स, पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट, और एक है जो इनकम हमने इंडिया में कमाया है बट लेटर आउटसाइड इंडिया में कमाया है और लेटर रेमिटेड कर रहा है इंडिया को, मतलब इंडिया को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको मिल जाएगा, मतलब ये वाला स्टेटस का कंडीशन से। ओके, ये तीनों के हाथ में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट लिखा है, अगर इनकम आउटसाइड इंडिया में कमाया है और लेटर रेमिटेड किए हैं इंडिया को। ओके, ये था दो पॉइंट, और एक पॉइंट मैं लिख लेती हूँ, पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट जो होता है उस वाले में, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, एनी पास्ट ऑन टैक्स्ड प्रॉफिट shall not be 1 minute, shall not be considered to be the income of the current प्रीवियस ईयर। अगर किसी साल पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट रहा है तो वो करेंट ईयर का इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके, पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट तीनों के हाथ में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होता है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। ओके, एग्रीकल्चर इनकम भी कोई है इंडिया में तो वो एग्जेम्प्ट है। ओके, ये आपको भी याद रखना है। अगर तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, अगर पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट हुआ, पिछले साल का कोई प्रॉफिट हुआ, टैक्स उस पर नहीं दिया गया है, अगर उस पर उसका कोई प्रॉफिट हुआ तो वो करेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, तीनों के हाथ में। ओके, और एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक पर्सन है जो इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में इनकम कमा रहा है। ओके, लेटर उसको रेमिटेड कर रहा है इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा, लेटर रेमिटेड होगा, मतलब इस केस में तीनों के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होता। आर ओ आर के हाथ में भी नहीं, आर एन ओ आर के हाथ में भी नहीं, एन आर के हाथ में भी नहीं। तो ऐसा ही है, अगर एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया में कमाए है तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया में अगर कुछ एग्रीकल्चरल इनकम कमाए हैं तो इस केस में टैक्सेबल नहीं होता, तीनों के हाथ में। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम, जो इनकम टैक्स में है ना, कुछ इनकम जो एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 के अंदर कुछ इनकम है ना एग्जेम्प्ट है इनकम। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे कि इनकम टैक्स जो है वो हमारा किस एंट्री नंबर के पास लिखा है, ये आपको कमेंट करना है। ओके, एंट्री नंबर 82 जो है वो बोलता है इनकम टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम हमारा जो होता है वो कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है हमारा स्टेट लिस्ट में होता है ना। इनकम टैक्स हमारा कहाँ से है, यूनियन लिस्ट में है, मतलब एंट्री नंबर 46 जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर है। ओके, एंट्री नंबर 83 क्या बोलता है, एक्साइज
आपको याद रखना है। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी, ओके, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। शैल नॉट बी, ये पॉइंट नंबर 7 है। ओके, यहाँ पर जो व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी, उसके बाद आपको ये लिखना है शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, इन ऑल केसेस। ओके, किसी के भी हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा। आपको 3 ही कंसेप्ट में समरी में आपको रिवाइज कर दूंगी। ओके, डोंट वेरी। फिर हम देखेंगे स्टे इन इंडिया, मतलब इंडिया में कब हम मानेंगे कि एक पर्सन इंडिया में है, उसको इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा ना। उसके लिए हमको इंडिया का डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इवन स्टे इन शिप, अगर वो शिप में भी रहा तो वो भी इंडिया में रहा। अगर वो बोट में रहा तो वो बोट में अगर वो रहा कि बोला कि मैं बोट में था तो इसीलिए मेरे का क्या होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकलेगा। इस केस में क्या होगा, मेरे केस में रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकलेगा। इस केस में ऐसा नहीं है कि अगर वो सीप में भी रहा, बोट में भी रहा, कहीं पर भी रहा, अगर वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर में है तो वो इंडिया में है। ओके, मान लिया जाएगा। ओके, इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटोरियल वाटर में कितना नॉटिकल माइल्स आता है, एक नॉटिकल माइल्स 1.582 किलोमीटर्स। ओके, टेरिटोरियल वाटर में जो आता है वो कितना आता है, हमारा जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पज। ओके, देन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जो है, इंडिया का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो ऑल पर्पज के लिए नहीं है इंडिया, वो सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैसेस पर्पज के लिए इंडिया है। ये आपको इंडिया के डेफिनेशन में पता चल गया होगा। ओके, अब देखते हैं जो स्टे इन इंडिया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आपको ये लिखना है पॉइंट नंबर 7 में, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। मतलब ऑल केसेस मतलब ROR, RNOR एंड NR। मतलब ROR क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ROR मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, ROR। NR मतलब नॉन रेसिडेंट। RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। किस किस को हम ROR बोलेंगे, किसको RNOR बोलेंगे, किसको NR बोलेंगे, ये हम देखेंगे आगे। ओके, अब हम देखते हैं जो 7 है, पॉइंट नंबर 7 आपको ऐसे लिखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होता। ऐसे 3 केसेस मैंने आपको बताया, जैसे कि पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट एक हो गया, दूसरा हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्जेम्प्ट होगा अगर कुछ इनकम वो भी नहीं होगा, तीनों के हाथ में टैक्सेबल। तीसरा होगा क्या, तीसरा जो होगा, अगर कोई पर्सन है जो इंडिया के बाहर कुछ इनकम कमा रहा है, वो लेटर रेमिटेड करा है, मतलब रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर करा है बाहर से इंडिया में, तो उस केस में वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, लेटर आपको याद रखना है, लेटर रेमिटेड टू इंडिया। ओके, ये है हमारा रूल्स टू बी कंसिडर्ड डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। और एक पॉइंट आपको, ये जो 7 नंबर का पॉइंट है ना, ये आपको लिखना है। ये जैसे कि मैं बता चुकी हूँ और एक बार रिपीट कर लेती हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड ऑल अदर इनकम व्हिच आर एग्जेम्प्ट शैल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, द टर्म स्टे इन इंडिया। हम यहाँ पर क्या है ना कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो निकालेंगे वो हम देखेंगे कि वो कितने दिन इंडिया में रहा। तो यहाँ पर स्टे इन इंडिया का मतलब क्या है, यह हमको देखना है। मतलब इसका मीनिंग अगर हमको पता नहीं चलेगा तो हम कैसे निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, वो कितने दिन इंडिया में रहा, कितने दिन आउटसाइड इंडिया में रहा, कौन कौन सी कंट्री में वो रेसिडेंट बन गया, यह हमको देखना पड़ेगा। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो है 12 नॉटिकल माइल्स में, यहाँ पर आपको लिख लेती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। 12 नॉटिकल माइल्स से आपको याद रखना है 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.582 किलोमीटर। ओके, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इवन अगर वो शिप में भी रहा, इवन द पर्सन, वो पर्टिकुलर पर्सन अगर वो शिप में रहा, स्टे इन शिप, अगर इंडिया में 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर वो अगर इंडिया में रह गया, कहाँ पर, शिप में,
शिप में रह गया और बोट में भी रह गया, तो उस केस में हम उसको मान लेंगे कि वो इंडिया में रह गया। ओके, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस केस में हमको मान लेना होगा कि वो इंडिया में है। मतलब हमारा इंडिया जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स में, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है और 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी है। तो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर कब है? अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए है तो वो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर है। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हर पर्पज के लिए इंडिया में। अगर वो शिप में रहा, बोट में रहा, वो कैसे भी रहा, अगर वो इंडिया में 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है तो उस केस में वो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। ओके, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ पीरियड स्टे इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एंड एज वेल एज अराइवल डेट इन इंडिया आर कंसिडर्ड इन इंडिया। मतलब जो डिपार्चर का डेट है, जो अराइवल का डेट है, मतलब आने जाने का दिन जो है ना, वो इंडिया में हम काउंट करेंगे। ओके, जिस दिन वो इंडिया में आया, जिस दिन वो इंडिया से गया, इन दोनों का डेट भी हम इंडिया में ही कैलकुलेट करेंगे। ये बोलता है पॉइंट नंबर 9। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको समराइज करके एक बार दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस, पहले पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? रेसिडेंशियल स्टेटस इज बेस्ड ऑन टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, ये पढ़ा था। और हम पढ़े थे क्या, जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक पढ़े थे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 पढ़े थे क्या, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। सेक्शन 8 पढ़े थे नॉट रिलीवेंट। सेक्शन 9 पढ़े थे इनकम डीम टू बी एक्टिव अराइज इन इंडिया। ये था ना सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। अब जो ये कंसेप्ट है, हम रूल्स कुछ पढ़े थे, रूल्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तो हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेगा। जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। हर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग काउंट होता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल का अलग कैलकुलेट होगा, कंपनी का अलग कैलकुलेट होगा। ऐसा कैसे? इंडिविजुअल वाले जो है ना, वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते वक्त, और जो कंपनी है उस केस में क्या होता है कि जो इंडियन कंपनी जो होता है वो हमेशा ही रेसिडेंट होता है। तो दोनों का हुआ ना अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट होता है। रूल भी है ना, सेट ऑफ रूल्स भी है, उसके रिगार्डिंग हमारा जो पर्सन का है, हर एक पर्सन का सेपरेटली हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। देन हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो प्रीवियस ईयर का निकलता है, क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है वो भी प्रीवियस ईयर का है। देन एक पर्सन है जो मोर देन 1 कंट्री के एक प्रीवियस ईयर में भी बन सकता है रेसिडेंट। ओके, आज इंडिया में बना, कल वो यूएसए में बना, मतलब मोर देन 1 कंट्री में वो बन सकता है रेसिडेंट। देन सिटीजन एंड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग होते हैं। जो सिटीजन होता है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में वो रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉरेन सिटीजन है वो भी इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, रेसिडेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। देन और एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो इनकम आउटसाइड इंडिया में कमा रहा है, ओके, लेटर रेमिटेड कर रहा है इंडिया में, ट्रांसफर करा है इंडिया को, तो उस केस में तीनों के हाथ में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। देन और एक कंसेप्ट हमने देखे थे, जो पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट होता है, जो टैक्स नहीं हुआ है, जिस प्रॉफिट पर हमने टैक्स नहीं दिया है, उस प्रॉफिट भी तीनों के हाथ में नहीं होगा टैक्सेबल। देन और एक इनकम है जो एग्रीकल्चरल इनकम, अगर हम इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया में तो एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चरल इनकम, एंड अदर इनकम भी है जो सेक्शन 10 के अंडर इनकम टैक्स एक्ट में है, वो अगर एग्जाम्प्ट है, वो भी ऑल केसेस में तीनों के हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होता है। तीनों के हाथ में मतलब ROR, RNOR एंड NR। ROR का मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। RNOR का मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। NR का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट। ओके, इन तीनों का कंसेप्ट है। देन हमने देखा था जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। किस पर्सन को हम मानेंगे कि स्टे इन इंडिया है, मतलब कितने दिन तक वो इंडिया में रहा। हम ये टर्म जो है ना, स्टे इन इंडिया, अगर इसको हम देखेंगे तो फिर तो हम निकालेंगे ना कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस कितने दिन वो इंडिया में रहा। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और बोट एंड शिप। अगर वो बोट में रहा या शिप में रहा, विद इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर रहा, मतलब टेरिटोरियल वाटर के अंदर रहा, तो उस केस में उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट हो गया। ओके, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा, देन हम उसको मान लेंगे। देन और एक कंसेप्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ द पीरियड स्टे इन इंडिया। अगर हम काउंट करेंगे कि वो कितने दिन इंडिया में रहा, जिस दिन वो इंडिया से गया और जिस दिन वो इंडिया में आया, इन दोनों का डेट भी हम लेके चलेंगे साथ में। ओके, इन दोनों का डेट भी हम कंसिडर करेंगे, आने जाने के दिन भी इंडिया में काउंट हो गए। ओके, ये हो गया समरी। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 क्या बोलता है।
ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर है ना, यहाँ पर हम सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक पढ़ेंगे। जैसे कि सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 5 बोलता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 क्या बोलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 7 क्या बोलता है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वी विल डिस्कस इन सैलरी। ओके, सेक्शन 8 जो है वो नॉट रिलेवेंट है। सेक्शन 9 है इनकम डीम्ड टू बी एक्रूज अराइज इन इंडिया। ओके, ये बोलता है सेक्शन 9। ये हो गया हमारा सारे का सारा सेक्शन। अब हम सेक्शन 5 तो आपको पता होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, जैसे कि हम देखे थे पहले, तो सैलरी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ऐसे करके सारे के सारे टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम सेक्शन 6 से शुरू करेंगे। थोड़ा आज की क्लास में ओवरव्यू दूंगी मैं, फिर कल की क्लास में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 6 जो है, यहाँ पर जो क्लॉज है ना वो है सेक्शन 6 क्लॉज 1, सेक्शन 6 क्लॉज 2, सेक्शन 6 क्लॉज 3, सेक्शन 6 क्लॉज 4, और एक भी सेक्शन है सेक्शन 6 क्लॉज 2 ऑल्सो है। ओके, इन दोनों का है, ये दोनों बस है। सेक्शन 6 का यही क्लॉज है, हमको बस ये पढ़ना है। जैसे कि इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल केस में रेसिडेंशियल स्टेटस जो निकालेंगे वो निकालेंगे सेक्शन 6 क्लॉज 1 में। 6 क्लॉज 2 में हम निकालेंगे एचओए वाला। 6 क्लॉज 3 में हम निकालेंगे कंपनी वाला। 6 क्लॉज 4 में हम निकालेंगे एवरीबॉडी, मतलब एवरीबॉडी अगर कोई रह गया हो, एवरीबॉडी अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो भी है वो सारे सेक्शन 6 क्लॉज 4 में जाएंगे। ये आपको याद नहीं रखना है, अगर दिक्कत हो रही है तो छोड़ देना। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में ऑल्सो फार्म एंड एओपी एंड बीओआई भी है सेक्शन 2+6 में। ओके, 2+6 में 2 है ना, एचओए वाला, फार्म, एओपी, बीओआई है। एंड सेक्शन 6 में क्लॉज 1 में इंडिविजुअल का है, सेक्शन 6 क्लॉज 3 में कंपनी का है, सेक्शन 6 क्लॉज 4 में एवरीबॉडी अंडर सेक्शन 4 में जो है वो सारे यहाँ पर है। ओके, ये था हमारा सेक्शन 6 का थोड़ा सा ओवरव्यू। कल की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सेक्शन 6। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय स्टूडेंट्स।